हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 38 ऑफ PYQ सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस अकाउंट फॉर द रिलेशनशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम फंक्शनिंग। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए कौन सा हाइपोथेसिस जो है हम उसको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे हाइपोथेसिस हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से। तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे है रिडेंसी हाइपोथेसिस। ठीक है, रिडेंसी हाइपोथेसिस। ठीक है, रिडेंसी हाइपोथेसिस क्या कहता है? रिडेंसी हाइपोथेसिस कहता है कि एक स्पीशीज़ अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, एक स्पीशी जो है, अगर मान लो कि टाइगर है और लॉयन है, टाइगर और लॉयन दोनों क्या कर रहे हैं? डियर को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, टाइगर और लॉयन दोनों क्या कर रहे हैं? डियर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैनी स्पीशीज डू द सेम जॉब। ये दोनों स्पीशीज क्या कर रही हैं? सेम जॉब परफॉर्म कर रही हैं। वो डियर को भी खा सकती हैं, डियर के अलावा कोई और एनिमल जो होगा वो उसको भी खा सकते हैं। ठीक है, टाइगर है, लायन है, तो मैनी स्पीशीज डू द सेम जॉब। ठीक है, डिफरेंट बहुत सारी स्पीशीज क्या कर रही है? एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इफ़ सम डाई अदर कैन रिप्लेस देम। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक मर जाए, ठीक है, एक पॉपुलेशन जो है वो मर जाए, तो अदर जो है वो प्रेडेटर को खाने का काम करेगा, तो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहेगा। तो रिडेंसी हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर एक स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए, वो मर जाए, तो दूसरी स्पीशीज़ जो है उसकी जगह कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, जब तक कंज्यूम कर सकता है, जब तक बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो देखने को ना मिले। ठीक है, जब तक बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो एक्सटेंशन और क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो कॉज हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस बना के चलता है बायोडाइवर्सिटी। अगर कोई एक स्पीशी, मान लो कि अब टाइगर है, लायन है, ऐसा नहीं है कि टाइगर लायन को सिर्फ डियर ही चाहिए खाने के लिए, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि रिडेंसी ऑफ हाइपोथेसिस क्या बता रहे हैं आपको? मैनी स्पीशीज डू द सेम जॉब, मैनी स्पीशीज डू द सेम जॉब, इफ सम डाई अदर कैन रिप्लेस देम अंटिल टू मैनी आर लॉस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका आता है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हाइपोथेसिस, जो है एक रिवर्ट हाइपोथेसिस भी होता है। तो रिवर्ट हाइपोथेसिस में क्या होता है, क्या बताता है रिवर्ट हाइपोथेसिस? अगर ईच स्पीशीज इन अ इम्पॉर्टेंट लाइक अ रिवर्ट इन अ प्लेन, लूज अ फ्यू इज ओके, लूज टू मैनी क्रैश। अगर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ अगर एक साथ जो है वो कंज्यूम कर ली जाएंगी या वो ख़त्म हो जाएंगी किसी डिजीज़ की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा? हमारा इकोसिस्टम जो है वो, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, हमारा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो रिवर्ट हाइपोथेसिस क्या बताता है कि अगर कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हुई हैं तो दैट इज़ ओके, बट अगर उससे ज़्यादा स्पीशीज़, मैनी स्पीशीज़ अगर ख़त्म हो रही हैं तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो ये क्या, कौन बता रहा है? रिवर्ट हाइपोथेसिस बता रहा है। नेक्स्ट अगर हम सिमिलरली अगर हम कीस्टोन हाइपोथेसिस देखें तो कीस्टोन हाइपोथेसिस क्या बताता है कि वन की स्पीशीज़ की होल सिस्टम बैलेंस। एक की स्पीशीज जो है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या करती है? बैलेंस करके रखती है। अगर वो एक स्पीशी जो है वो हट जाए, ख़त्म हो जाए, तो सिस्टम क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सी ऑटर जो है इन कैल्प फॉरेस्ट जो है वो आपकी क्या है? कीस्टोन स्पीशीज़ है, सी ऑटर इन कैल्प फॉरेस्ट। और रिवर्ट हाइपोथेसिस में अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्जाम्पल है कोरल रीफ स्पीशीज़। कोरल रीफ स्पीशीज़ अगर कुछ ख़त्म हुई तो दैट इज़ ओके, बट बहुत ज़्यादा अगर ख़त्म हो गई तो सिस्टम क्या है? कोरल इकोसिस्टम क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको क्या दे रखी है? ईराज दे रखी हैं। इसमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा ईरा कब जो है आपका आया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्री कैम्ब्रियन की, प्री कैम्ब्रियन जो है उस प्री कैम्ब्रियन ईरा का जो सब डिवीजन है वो क्या होता है? प्रोटीजोइक। ठीक है, प्रोटीजोइक, अ पार्ट ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा।
तो प्री कैम्ब्रियन ईरा का जो सब डिवीजन है वो क्या है, प्रोटिओरिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे आपके, सबसे पहले माइक्रोब्स देखने को मिले थे। प्री कैम्ब्रियन एरिया में क्या मिले थे हमें, माइक्रोब्स देखने को मिले थे। और नेक्स्ट आपका जो ईरा आता है वो कौन सा ईरा है, पैलियोजोइक ईरा। ठीक है, पैलियोजोइक ईरा दैट इज रिलेटेड टू डेवोनियन पीरियड, दैट इज रिलेटेड टू डिवोनियन पीरियड। एज ऑफ फिशेस, डिवोनियन पीरियड्स में क्या पता चला था हमें, एज ऑफ फिशेस। ठीक है, फिशेस का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ था। तो पैलियोजोइक ईरा दैट इज रिलेटेड टू डेवोनियन ईरा। ठीक है, डेवोनियन, एंड जिसमें क्या हुआ था आपका, फिशेस का एज ऑफ फिशेस जो है हमें पता लगती है। नेक्स्ट कौन सा आया था आपका, मीजोजोइक ईरा। मीजोजोइक ईरा विच डिफाइन द जुरेसिक पीरियड, विच डिफाइन द जुरेसिक पीरियड। तो मीजोजोइक ईरा क्या बता रहा है, जुरेसिक पीरियड बता रहा है। जुरेसिक पीरियड में क्या आए थे आपके, डायनासोर्स आए थे। ठीक है, और फर्स्ट बर्ड जो देखने को मिला था वो कहाँ पर मिला था, कौन से ईराज में मिला था हमें, वो जुरेसिक ईरा में मिला था। देन आता है आपका सीनोजोइक। सीनोजोइक ईरा में क्या है, मायोसियन इपॉच। मायोसियन इपॉच जो है आपका क्या है, जो मायोसियन इपॉच पीरियड जो है आपका किसका, सीनोजोइक ईरा का पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या मिले थे, मैमल्स और ग्रासलैंड्स। क्या मिले थे, मैमल्स और ग्रासलैंड। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, प्री कैम्ब्रियन में आपको क्या मिले, माइक्रोब्स मिले। ठीक है, इसका पीरियड कौन सा है, प्रोट्रियोजोइक। प्रोट्रियोजोइक जो है इसका क्या है, पीरियड है। क्या मिले थे यहाँ पे, माइक्रोब्स मिले थे। देन पैलियोजोइक की बात करें, पैलियोजोइक क्या है, डिवोनियन पीरियड को बिलोंग करता है। डिवोनियन पीरियड जो है यहाँ पे क्या फॉर्म हुए थे, फिशेस फॉर्म हुई थी, एज ऑफ फिशेस। देन मीजोजोइक में क्या आया आपका, जुरासिक आया। जुरासिक में क्या आपके डायनासोर्स और फर्स्ट बर्ड्स हमें देखने को मिले। देन आया था आपका सीनोजोइक। सीनोजोइक का जो आपका पीरियड जो है वो क्या है, मायोसिन। मायोसिन में हमें क्या देखने को मिले, मैमल्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, मैमल्स, रेप्टाइल एंड ग्रासेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉक्योफाइट्स क्या होते हैं। सॉक्योफाइट्स क्या होते हैं, सॉक्योफाइट बेसिकली क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट। तो शेड अडेप्टेड प्लांट्स को क्या बोला जाता है, स्टॉक्योफाइट्स बोला जाता है। इसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो स्टॉक्योफाइट को हम क्या बोल रहे हैं, शेड लविंग प्लांट। ठीक है, शेड अडेप्टेड प्लांट। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट, ओ सॉरी, सन लविंग प्लांट। हेलियोफाइट्स क्या होंगे, हेलियो मीन्स सनलाइट। ठीक है, तो सन लविंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, दे आर वाटर लविंग प्लांट्स। एंड जीरोफाइट्स आर ड्राई एरिया लविंग प्लांट। जो ड्राई एरिया में आपके डेजर्ट एरिया में जो डेजर्ट अडेप्टेड प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। मीजोफाइट्स की अगर हम बात करें तो मीजोफाइट्स मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट। जो मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, मीजोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। हेलोफाइट्स की बात करें तो दे आर सॉल्ट लविंग प्लांट। ठीक है, सॉल्ट अडेप्टेड प्लांट जो है आपके वो क्या होते हैं, हेलोफाइट। हीलियोफाइट सन लविंग प्लांट एंड हेलोफाइट इज सॉल्ट लविंग प्लांट। क्रिप्टोफाइट्स की अगर हम बात करें तो दे आर कोल्ड लविंग प्लांट। तो स्नो अडेप्टेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। थर्मोफाइट आर हीट अडेप्टेड प्लांट। और लिथोफाइट ग्रोन ऑन रॉक। लिथोफाइट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, रॉक्स पे ग्रो होते हैं। पैरासाइट लिव ऑन होस्ट एंड सैप्रोफाइट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है। Stochio which is related to shade, helio which is related to sun, hydro which is related to water, zero which is related to dry, and helio that is related to salt, and cryo that is related to cold. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, द अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्गेनिक कार्बन एक्यूमुलेशन। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यूसली रेन आती रहती है। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो वहाँ पर कम रहेगी। सनलाइट अगर कम रहेगी, कंटिन्यूस जो है आपका रेनफॉल अगर होता रहेगा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको पहले वुड देखने को मिलेगा। वुड के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वुड के बाद आपको सॉइल देखने को मिलेगी। सॉइल के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, लीफ मिलेंगी। ठीक है, लीफ फॉर्म मिलेंगी और लिटर मिलेगा। तो वुड, सॉइल, लीफ और लिटर। सबसे लास्ट में क्या फॉर्म होता है,
लिटर फॉर्म होता है। तो SRPQ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वुड, सॉइल, लीफ और लिटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको नेशनल पार्क्स दे रखे हैं और रिलेटेड टू विच स्टेट हमें ये बताना है। तो सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? डम्फा नेशनल पार्क, इंताकी नेशनल पार्क और किबूल नेशनल पार्क। किबूल लमजाओ नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड एट मणिपुर, इन वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? किबूल लमजाओ नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड एट मणिपुर। तो एस का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर किसी को इनमें से एक भी पता है तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किबूल लमजाओ नेशनल पार्क पता था मुझे, मणिपुर में लोकेटेड है, तो मैंने एस का 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी ऑप्शन जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके बाद आर का क्या होगा? इंताकी नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड होगा आपका? नागालैंड में। डाम्फा नेशनल पार्क जो है विच इज़ लोकेटेड एट मिज़ोरम। ठीक है, नाम डाफा विच इज़ लोकेटेड एट मिज़ोरम। और बालापक्रम नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में। क्लियर है? किबूल लमजाओ नेशनल पार्क, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड एट मणिपुर। इंताकी नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड एट मिज़ोरम, which is located at Nagaland. Damphai National Park which is located at Mizoram, and Balapakram National Park which is located at Meghalaya. क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।